नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। माफिया मुख्तार अंसारी को आज यूपी में उसके गृहनगर मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए कई दलों के नेता पहुंचे और इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी मुख्तार को मसीहा ठहराते नजर आए, तो मुख्तार के समर्थक मीडिया पर यह दबाव बनाते नजर आए कि मुख्तार को माफिया नहीं मसीहा कहो। और आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी कि 24 के चुनाव में मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए क्या मुख्तार से सिंपैथी दिखाने की यह होड़ इस वक्त मची हुई है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जो मीडिया कर्मी हैं उनके ऊपर हमला करने और आक्रमण करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। 3 दशक तक खौफ का नाम रहे मुख्तार को कब्र में 2 गज जमीन मिल गई, लेकिन उसके मौत पर हमदर्दी की सियासत शुरू होती दिख रही। माफिया को मसीहा बताने की ऐसी सियासत जिसमें सबसे बड़ी दलील उसके जनाजे में जुटी भीड़ की है और उसी की आड़ में मुख्तार के काले कारनामों को झूठा साबित करने का सियासी दांव लगाया जा रहा है। मुख्तार की मौत को अखिलेश ने यूपी में सरकारी अराजकता का सबसे बुरा दौर बताया, तो उनकी सरकार में मंत्री रहे समाजवादी नेता अंबिका चौधरी उनसे 4 कदम और आगे निकल गए। तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने हैं। जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ऊंची बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। दिलचस्प यह है कि अंबिका चौधरी समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने अंसारी परिवार से मुलाकात करने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। दरअसल मुख्तार की मौत वक्त के ऐसे मोड़ पर हुई है जहां 2024 का चुनावी घमासान गहरा रहा है और विपक्षी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सियासी जमीन खिसकने से बचाने की है। सबसे बड़ी मुश्किल में वो पार्टियां हैं जिनकी राजनीति मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चलती है। मुख्तार की मौत ने इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की सियासी जद्दोजहद तेज कर दी। अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी की एमआईएम, मायावती की बीएसपी हो या फिर तेजस्वी की आरजेडी, सभी मुख्तार के लिए जन्नत की दुआ मांग रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्या 24 के चुनावी घमासान में मुख्तार कार्ड को आजमाना विपक्ष की मजबूरी है? अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए सपा मुख्तार को क्या मसीहा बता रही है? क्या ओवैसी ने उत्तर भारत के मुस्लिम वोट को साधने के लिए सिंपैथी कार्ड खेला है? क्या इसी बहाने मायावती फिर यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को पाले में लाना चाहती है? क्या मुख्तार पर तेजस्वी का सिंपैथी कार्ड आरजेडी के एमवाई समीकरण की मजबूरी है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी से लेकर बिहार की करीब 15 सीटों पर मुख्तार के मौत के सिंपैथी कार्ड के बड़ा असर दिखने की बात कही जा रही है। गजब तो यही है कि जिन्होंने कभी मुख्तार के खौफ पर वोट बटोरा, अब उसके नाम पर हमदर्दी दिखाकर वोट की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2024 में ऐसा होगा क्या, खास तौर पर यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में योगी की धमक है और उनके माथे पर माफिया मुक्त राज्य बनाने का सेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी। अब जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ में वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिवली एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन ये आप देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिवली इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर अब आप इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें मृत्यु का संभावित समय यानी टाइम सिंस डेथ, तो इसमें आप डेट देखिए क्या लिखी है, 28 मार्च 2024 और वक्त देखिए 9:50। ये वो वक्त यहां पर बताया गया है और शॉक जो इमीडिएट कॉज यहां पर बताया गया है उसके पीछे लिखा गया है शॉक, और वजह भी यहां पर बताई गई है, सारी जानकारी। और यहां टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हम आपको यह रिपोर्ट बता रहे हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दिल का दौरा पड़ने से, ये आप रिपोर्ट आप देखिए, ये आप रिपोर्ट देखिए। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में बकायदा बताया गया है, पूरी रिपोर्ट आपको पढ़वाते हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। अब आप यहां पर देखिए मृत्यु का संभावित समय यहां पर लिखा गया है, टाइम सिंस डेथ, और तारीख यहां पर लिखा गया है 28/3/2024 और ये लिखा गया है 9:50 पर। ये टाइम देखिए, ये टाइम लिखा गया है। और उसके बाद अब आप आगे आ जाइए,
अब आप आगे आएंगे तो यहां पर आपको यहां ये नजर आएगा तत्कालीकरण, सबसे आगे लिखा गया है यहां पर शौक। ये आप यहां पर देखिए, जो बार बार कहा गया है दिल का दौरा पड़ने से वजह, यहां पर ड्यू टू यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर आप देखेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यहां पर लिखा गया है। टाइम 9:50 पर। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए, सीधे उनसे हम बात कर लेते हैं। विनोद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि साजिश है, षड्यंत्र है, मारा गया है, लेकिन विनोद अब यह बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो एलिगेशन थे अंसारी फैमिली के कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया, स्लो पॉइजन के द्वारा उसकी हत्या हुई, कम से कम ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन आरोपों को खारिज करता है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो कॉज ऑफ डेथ है उसमें शॉक है, उसमें जो है हार्ट अटैक है। ये जो माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शन लिखा हुआ एग्जैक्टली वर्ड जो है वो मौत की वजह लिखा हुआ है। तो ये क्लियर है कि जो फैमिली एलिगेशंस लगा रही थी, जो लगातार जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी हो रही है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि क्या जेल में से स्लो पॉइजन दिया गया। जो फैमिली लगातार एलिगेशन लगा रही थी, कम से कम ये जो रिपोर्ट है जिसे 5 डॉक्टरों की एक टीम ने तैयार किया है बाकायदा, इस रिपोर्ट में ये साफ है कि जो मुख्तार अंसारी की मौत है उसमें वजह जो है वो कार्डियक हार्ट अटैक है। जो तत्कालिक कारण है वो शॉक है, और जो वजह है उस शॉक का वो माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, जिसे हम आम भाषा में हृदयघात या हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि जो चीजें जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, साफ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो कहीं भी कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी भी नहीं है, यानी कि कोई ऐसी भी चोट उनको नहीं लगी है जिसकी वजह से ये मौत हुई हो। तो साफ है कि जो शॉक है वो हार्ट अटैक की वजह से है, और इसी वजह से मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है। तो अब उन सवालों के जवाब शायद उन लोगों को मिल गए होंगे जो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि जो ये अंसारी फैमिली के जो एलिगेशन थे उसको लेकर और पुख्ता कर रहे थे कि उन्हें जेल में जो है धीमा जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। चलिए विनोद, बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन जिस चीज के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया ड्यू टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो उसमें बताया गया है कि सूजन हृदय की रक्त पंप कम करने की क्षमता को कम कर सकती है, और मायोकार्डिटिस के कारण सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ होती है, और फिर वो हार्ट अटैक की नौबत यहां पर आती है। ये यहां पर हो गया। अब चलिए एक बार फिर से मेहमानों से मिलवा देते हैं। विक्रम सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक रंजन जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो बात यहां पर की जा रही है, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आ गई है, कल बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्या अब वो स्थिति स्पष्ट हो गई? ये 11 महीनों में ये दूसरा मौका है जब एक माफिया की मौत के बाद इस तरह का वितंडा खड़ा किया गया है। अप्रैल 2023 में आपको याद होगा अतीक अहमद और उसके भाई अरशद की हत्या हो गई थी, कैमरे के सामने हुई थी इलाहाबाद में, उसको हॉस्पिटल से बाहर ले जाया जा रहा था। उस समय भी किस पार्टी ने कितना विवाद किया था ये भी आपको जानकारी होगी। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का फूलपुर से एमपी रह चुका था, उसका भाई भी जो है समाजवादी पार्टी से इलाहाबाद नॉर्थ से विधायक रह चुका था। और आज इस मामले को जानबूझ करके कम्युनल कलर देने की कोशिश की जा रही है। उसको ये बताया जा रहा है कि वो चूंकि विशेष मजहब का था इसलिए उसके संग ऐसा अत्याचार हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत के इतिहास में, यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय इतना संगठित अभियान चला है और इतना कॉम्प्रिहेंसिव अभियान चला है संगठित माफिया के खिलाफ कि यूपी में माफिया की जड़ें हिल गई हैं। विक्रम सिंह साहब स्वयं डीजीपी रह चुके हैं, वो इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और यूपी में जिस तरीके से काउ स्लॉटर, केवल गो हत्या केवल धर्म का मामला नहीं है, गो हत्या और गाय की स्मगलिंग, ये हजारों करोड़ का धंधा यूपी में होता था। ये सब ठंडा हो गया है। चाहे मेरठ का सोतीगंज का जो ऑर्गेनाइज गैंग चलता था, चोरी की गाड़ियां वहां पे आधे घंटे में कट के बिक जाती थी, वो सब ठंडा हो गया है। और यूपी में साल में हजारों करोड़ का व्यापार था, एक्सटॉर्शन था, जमीनों पे कब्जे थे, और
इलीगल आर्म्स स्मगलिंग थी, गन रनिंग थी। बल्कि यहां तक मैं कहूंगा कि 3 लोग थे यूपी में, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और बिहार में सिवान का शहाबुद्दीन। ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो एक सेफ हेवन था, जो स्लीपर सेल के रूप में ये काम करते थे। तो जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम आज डिमोलिश हो गया है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क था पूरे ईस्टर्न यूपी में। यानी ये तो माना जा रहा है नेटवर्क था जो पूरी तरह से डिमोलिश हो गया है। ठीक है, इतना शोर मचाया जा रहा है जी। अब दीपक रंजन जी, अब ये बताइए, क्या चुनावी घमासान में मुख्तार कार्ड को आजमाना समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियों की मजबूरी हो गया है? माफिया, क्योंकि माफिया वर्सेस मसीहा चल रहा था, इसीलिए सवाल है आपसे। देखिए हिमांशु जी, इंसान के जान की कीमत जो है सबकी एक समान होती है, फिर चाहे वो किसी वर्ग, किसी समाज, किसी धर्म, किसी जगत से आता हो। सवाल ये नहीं है कि मुख्तार अंसारी अच्छा था, बुरा था, क्या था, क्या नहीं था। सवाल ये उठ रहा है आज की तारीख में कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे थे कि पिछले साल अप्रैल में भी इसी तरीके की घटना घटित हुई थी, जब मीडिया के सामने जो है 2 अपराधी अशरफ और अतीक अहमद की जो है वो हत्या कर दी जाती है। सवाल ये नहीं, लेकिन आज की तारीख में जिसने उनकी हत्या की थी आज वो कहाँ है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन से कहां से आए। तो हम तो इसकी न्यायिक जांच कराना चाहते हैं। बार बार हिमांशु जी, अभी आपने सुना होगा जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और उनके पुत्र, उनकी पुत्र वधू ऑडियो क्लिप जो अभी वायरल हुई है, और जिसमें मुख्तार अंसारी कहते हुए सुना जा रहा है कि 18 तारीख से हमने जो है रोजा नहीं रखा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसी तरीके से 26 तारीख को इनको आईसीयू में एडमिट कराया जाता है और आनंद फानंद में 24 घंटे भी नहीं होता है, पूरी उनकी जांच भी नहीं होती है, उनको वापस जेल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी की जान की कीमत ज्यादा है, किसी की जान की कीमत कम है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इंसान की जान की कीमत सभी की बराबर है, लेकिन ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कस्टोडियल डेथ क्यों हो रहे हैं? ठीक है, नहीं, लेकिन मेरे को ये बताइए, आप जांच का मुद्दा उठा रहे हैं या फिर आप ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वो माफिया नहीं, वो तो मसीहा था? ये बताइए। जिसके लिए मसीहा था, बिल्कुल। ये आपके लिए मसीहा था, वो मसीहा, समाजवादी पार्टी के लिए मसीहा था। देखिए, जिसके लिए अगर वो मसीहा होता तो समाजवादी पार्टी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ले लिया होता उनको पार्टी में। लेकिन वहां जिनके लिए मसीहा था, गरीबों के लिए मसीहा था, आज लोगों ने जो है लोगों की बाइट ली, लोग वहां पे कहते सुने गए, जिस तरीके से वहां पे हुजूम उमड़ा, जिस तरीके से लोगों की बहन बेटियों की शादी कराई, जिस तरीके से लोगों को पढ़ाई का खर्चा उठाया, जिस तरीके से तो समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता जब वहां पर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि भाई माफिया मत कहो, उससे आपत्ति हमें, वो ये कह रहे हैं। देखिए, आपने अंबिका चौधरी जी को आप दोबारा से रिवाइंड करके सुनाइए कि उन्होंने अपने लिए मसीहा कहा या उन्होंने ये कहा। मैं दीपक रंजन को सुनना चाहता हूं, मुझे पहले आप बताइए वो माफिया या मसीहा, ये बताइए आपका नजरिया क्या, माफिया या मसीहा? एक आम इंसान जो न्याय जिस पर एक मिनट सुने दीपक रंजन जी आपने उसे आम इंसान कहा। सुन लीजिए दीपक रंजन जी, प्लीज देखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। दीपक रंजन जी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बस 30 सेकंड लूंगा, बस 30 सेकंड। रक्षा में जिसकी जांच चल रही थी, न्यायिक अभिरक्षा में मौत हुई है। बोलिए, और जब एक आम इंसान जिसकी न्यायिक अभिरक्षा में मौत हुई, ठीक है, न्यायिक अभिरक्षा में अगर किसी की मौत होती है, बाकी मेहमानों पर भी जाना है मेरे को। दीपक रंजन जी, बाकी मेहमानों पर जाऊंगा, बस 30 सेकंड। आपने आम इंसान बोला, दीपक रंजन मेरी नजर में आम इंसान है, आप आम इंसान है कि नहीं है? दुनिया का हर एक आदमी आम इंसान है। आप पर कितने केस चल रहे हैं? आप कितने साल जेल में बिताए? अरे भाई, ऐसे तो बहुत से लोग हैं। अरे बताइए ना, कितने केस चल रहे हैं, कितने साल आप जेल में बिताए हैं? मसीहा, माफिया, आम इंसान में फर्क होता है या नहीं? मेरी बात आने दो। आज सरकार के द्वारा पोषित जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं? यही बात है, अभी कंपेयर सब होगा। आज आप कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। हिंदू विक्रम सिंह जी, चलिए जल्दी से मेहमानों से बात कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए अपराधियों को। माफिया की बात की जा रही है, यहां पर यह कहा जा रहा है माफिया मत बोलिए, मसीहा वहां पर बोला जा रहा है, लोगों की भीड़ वहां पर जा रही है। ठीक है भाई, वहां के स्थानीय लोग जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, क्या संदेश देने की यहां पर कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से भी, विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी, कि माफिया मत बोलिए? विक्रम सिंह जी, आवाज आ रही है अब आपको? हिमांशु जी, मैं राजनीति मेरा विषय नहीं है, मैं केवल कानून के हिसाब से बात करूंगा। दिवंगत मुख्तार अंसारी
IS 191 एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना था। इसका गैंग चार्ट था और इस पे कई पुरस्कार घोषित अपराधी थे। 66 अपराध इसके ऊपर थे। 66 अपराधों में 7 में इसके ऊपर सजा भी हो चुकी थी। अब किस पैमाने से ये मसीहा हो गए वोट की और ऐसी जो है ओछी राजनीति, और उस ये स्वर्णिम अवसर मिला ओछी राजनीति करने का, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। माननीय श्री वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने जो कहा उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचा नहीं। आपने जो बात कही उसके 2 बातें आगे। आपने शहाबुद्दीन बिहार, उत्तर प्रदेश अतीक और अशरफ और मुख्तार अंसारी गिरोह, और नेपाल से ये एक नाम एकदम से स्लिप हो रहा है जो डिप्टी स्पीकर थे और वो इन्हीं के गैंग के सदस्य थे। अभी नाम याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। और इन चारों की तिकड़ी ऐसी थी कि ये जो, और पंजाब में जाते हैं तो रॉकी डिम्पी, ISI प्रायोजित नोट की स्मगलिंग करना, हथियार मंगाना, गौ तस्करी में शामिल होना, ठेके जबरी कब्जे करना। और अगर ये मसीहा है तो जरा एक बार नंद किशोर रूंगटा के परिवार से पूछ लीजिए ये क्या है। एक दफा जरा ये जो कृष्णानंद राय के परिवार है जिनसे इन्होंने जबरन धन, उनसे पूछ लीजिए ये क्या है। ऐसे चंबल में मेरी नौकरी बीत गई है, वहां भी जो डाकू होते थे ना, वो डाकू 100 डकैती डालते थे और एक डकैती का मंदिर बनवा देते थे और लड़कियों की शादी करवा देते थे। वो भी रॉबिन हुड की छवि बन जाती थी। और इसके चलिए इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीहा हो जाते थे, लेकिन अवसर देखिए, स्वर्णिम अवसर है एक तरफा वोट की राजनीति करने का। ये एक स्वर्णिम अवसर है कि किसी अपराधी को श्री मुख्तार अंसारी जी इतने आदर सूचक शब्द देने के पीछे आप देख लीजिए। मैं तो आप लोगों को सबको जानता हूं नाम बिना लिए। आपके ये सम्मान एक तरफा है स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए आप इतना सम्मान दे रहे हैं। सर, मैंने इसीलिए आपसे कोई पॉलिटिक्स वाला सवाल नहीं, मैंने वो जो आम आदमी की एक डेफिनेशन दे रहे थे, वो जो माफिया और मसीहा का जो कैटेगराइज कर रहे थे, मैं इसीलिए ये पूछना चाह रहा था क्योंकि आपने बहुत से अपराधियों को देखा है, आपने आम इंसानों को भी देखा है। क्या ये आम इंसान कहलाने लायक थे? मुख्तार अंसारी के बारे में बात की जा रही है। शातिर अपराधी गैंग नंबर IS 191 का सरगना। ये बात मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी यहां पर जो स्पष्ट हो जाए। अब सौरभ दुबे जी जरा ये बताइए, क्या मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए मुख्तार को मसीहा बता रही है समाजवादी पार्टी? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मेरा विश्लेषण क्या, पूरे देश का विश्लेषण यही है कि जो एक दुर्दांत अपराधी है जिसको मसीहा बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो गरीबों की मदद करता था। बताइए, लूट करके, हत्या करके, अपहरण करके हजारों करोड़ की संपत्ति बनाना और उससे जो है अपने विशेष वर्ग के लोगों को मदद करना, क्या ये किसी तरह से जायज है? क्या ना तो ये गीता में जायज है, ना तो कुरान में जायज है। कोई मेरा भाई बता दे कहां पर क्या लिखा हुआ है कि लूट और हत्या का पैसा, उससे आप कोई पुण्य का कर्म करने जाओगे तो क्या आपके पाप जो है वो मिट जाएंगे? तो ऐसा हो क्यों रहा है अभी? पापों का सौरभ भाई, ऐसा हो क्यों रहा है? पापों बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर इस बाहुबली को राजनीतिक संरक्षण दिया गया। देखिए, अभी बात कर रहे थे कि सिर्फ मुख्तार अंसारी, मैं आपको लाइन से गिना रहा हूं। देखिए, जौनपुर में मुन्ना बजरंगी है, धनंजय सिंह है, क्या वो जेल के अंदर नहीं गए? मुन्ना बजरंगी तो अब जीवित नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई। दूसरा आप जो है उसके बाद चले जाइए विजय मिश्रा भदोही में, उसके बाद डॉक्टर उदय भानु सिंह चले जाइए, अतीक अहमद चले जाइए, विकास दुबे की क्या कहते हैं उसको, क्या पनिशमेंट नहीं मिला था? क्या कानून जो है वो सबके लिए बराबर है? ये नहीं मानते लोग। जिस प्रकार से यहाँ पर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण पहले दिया गया और वर्तमान में चैनल पर बैठ करके लोग समर्थन उनको दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं देश का भी अपमान है। और जो देश उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश आप कैसे बनाएंगे? अच्छा, ठीक भाई, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तो आप तभी बना पाएंगे जब कानून के माध्यम से ऐसे अपराधियों का जो है वो खात्मा किया जाएगा। मैं सबकी राय समझना चाहता हूं, इसलिए के शर्मा जी, ओवैसी साहब हो, मायावती हो या फिर देखिए, क्या ये सिंपैथी कार्ड MY समीकरण बचाने की मजबूरी है जो एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक जो छटक रहा है उसको पाले में लाने की एक कोशिश है? मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूं। बस मेरा ये कहना है कि आप, सबसे पहली बात है कि आप इसको माफिया कहो, चाहे आप इसको रॉबिन हुड कह लो
चाहे आप उसको मसीहा कर लो, डिपेंड करता है जनता। जब चुनाव जब जीतते हैं लोग, तो लोग कहते हैं, यही बीजेपी है जब कहती है कि भाई जनता का समर्थन हमारे साथ है, यदि मैं गलत होता तो है। यही सेम जो है वो केजरीवाल भी कहते हैं कि यदि मैं इतना ही यदि करप्ट होता तो फिर मुझे जनता को 10 साल से चुन रही है। ये आप जान लो कि कोर्ट जो है उसको एक्यूज कहेगी या उसको गिल्टी कहेगी, लेकिन जनता यदि जिस तरह से भीड़ उमड़ रहा है और जिस तरह से भीड़ जो दिख रहा है वो मसीहा यदि कह रहे हैं और वहां के लोग को यदि उससे फायदा हुआ है, यदि वहां का यदि रॉबिन हुड कहे तो भी गलत नहीं है। लेकिन माफिया सब जो है यदि केस के 65 केसेस जिस तरह से उनके खिलाफ चल रहा था और जिस तरह से 3 ऐसे केसेस, चाहे किशननंद का हो चाहे वो रुंगटा का केस हो, इस तरह से जो संबंध है उससे से माफिया तो कहना भी कोई जायज है तो जायज है, लेकिन मसीहा यदि कहा जा रहा है तो वो भी जायज है और रहेगा, क्योंकि ये भीड़ 9% जहां पे गाजीपुर की जो जनसंख्या है वो 9% मात्र मुस्लिम है और वहां पे 9% का यदि सिर्फ मुस्लिम उनके साथ होते तो फिर वो 1,20,000 से जो देश के जो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने हुए हैं उनके खिलाफ में वो 1 लाख उसके भाई अफजल अंसारी 1,20,000 वोटों से नहीं हरा पाते। हाँ शर्मा जी, जब आप ये वाली बात बोल रहे थे तब मैं देख रहा था कि विक्रम सिंह जी हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई थी, या फिर वो शायद आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी प्लीज सर। देखिए, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। मेरी जिंदगी बीत गई माफिया क्राइम सिंडिकेट्स को देखते हुए। ये एक ऑपरेशन होता है। 1000 करोड़ की लूट करो और 50 करोड़ गरीबों में बांट दो, ये कहो कि ये हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जकात कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, न ये दान है न पुण्य है, ये जकात है। ये लूट की माल का अपने अंतर आत्मा को उसको शीवित करने के लिए है। सदियों से होता रहा है, तो गलत सही नहीं हो जाएगा। जो डकैत करते हैं और जो डकैत है, जो दान उग्रवाद से नहीं, दान केवल सात्विक कमाई का ही आधार दान हो सकता है। पाप की कमाई से दान नहीं होता है। अच्छा विक्रम जी, फैसला तो भगवान वाला करेगा। भगवान है, बात याद आ गई है विक्रम जी, ये क्या वही एग्जांपल हुआ विक्रम जी? क्योंकि आपने जी डकैती के बाद से दान पुण्य किया जा रहा है, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये अनाचार है। ये मेरे परिवार का भी कोई कर दूंगा बाहर। अच्छा विक्रम सिंह सर, क्योंकि आपने ग्वालियर का जिक्र किया, आपने चंबल संभाग का जिक्र किया, मैं भी ग्वालियर और उसी क्षेत्र से आता हूं, अटेर मेरा गांव है। तो मैं जरा ये जानना चाह रहा था, क्योंकि जो मैंने सुना है वहां पर ऐसा होता है कि जो डकैत है बाहर से लूटते हैं और ठीक है तो उसका कुछ 1-8% वहां पर मंदिर या फिर उस क्षेत्र में दे देते हैं, ताकि अगर उन पर कोई कार्रवाई हो तो एक शील्ड बनाई जा सके, एक गांव को पूरी तरह से सिक्योर किया जा सके। क्या यह एक तरीका नहीं होता? बिल्कुल होता है। और कितने 18 मंदिर में गिना दूं, बाबा बटेश्वर, खेड़ा राठौर, और वहां पर जो भिंड मुरैना में जो डकैतों ने बनवाए हैं, बेटियों की शादी करते हैं और अपनी एक छवि बना ली। अब ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ आपका? मसीहा और ये निर्णय भगवान देंगे। अब ये निर्णय भगवान देंगे। नहीं, विक्रम जी जो कॉन्सेप्ट है उनको ये बता दे कि क्या राजा भैया जो राजा भैया है, क्या वो मसीहा है या माफिया है? पहले ये जवाब दे दे हमारे को, तब हम मानेंगे, क्योंकि वो भी माफिया बाहुबली कहे जाते हैं। वो क्या है? मुख्तार अंसारी की हो रही है अभी जिसकी बात होगी। अंसारी क्यों? जब बताया गया कि आपके पीछे भी आपके बात होगी। ना विषय परिवर्तन ना करें, जिसकी बात चल रही डिबेट उसमें होगा। और राजा भैया क्या है? वो क्या है? ठीक है, ये वो माफिया या मसीहा? विक्रम सर, एक्चुअली क्या रहता है कि कई बार डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन हम वापस उस ट्रैक पर ले आते हैं। सौरभ जी बताइए, क्या ये जो रॉबिन हुड वाली तैयारी जो चल रही है, ये सिर्फ क्या 24 के लिए है कि मुस्लिम वोट पाना है और यही एकमात्र पूरी कोशिश है कि रॉबिन हुड वाली इमेज यहां पर लेकर जाते हैं, यहां पर माफिया को मसीहा बताते हैं, तो शायद कुछ भला यहां हो जाए? देखिए, जिस प्रकार से माफिया को, गैंगस्टर को मसीहा बताने की वकालत जो है वो यहाँ पर पैनल में बैठ करके हमारे वकील साहब कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, इन्होंने 90 का दशक नहीं देखा है। आज चैनल पे बैठ के जितने आराम से बात कर रहे हैं, मऊ और गाजियाबाद में चले जाइए, वहां क्या दहशत थी। मैं आपको ये बता दूं, जिस प्रकार से सुनिए विक्रम जी, जिस प्रकार से दहशत थी, आप कह रहे चुनाव जीत के एक तरफा चुनाव होता था और इस बाहुबली को भी खून करना वो भी गुनाह है। तो सुनिए, देखिए, टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं मैं
कि जब कस्टोडियल डेथ की बात यहां पर की गई तो खुलकर यहां पर कहा गया कि जांच होनी चाहिए, हर एक एंगल से जांच होनी चाहिए और सब स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए और जो ये होना चाहिए। पता है हिमांशु जी, हम कोर्ट में है ना सच को कैसे झूठ बनाते हैं और झूठ को कैसे सच बनाते हैं, ये कोई छिपा नहीं है। जिम्मेदार नहीं होता है, इनको ज्ञान होना चाहिए वकील साहब को। सच को झूठ बनाना चाहते हैं। दीपक रंजन जी, दीपक रंजन जी देखिए, हो सकता है कि शायद हो सकता है कि ये सवाल आप लोगों को शायद थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन मेरे को ये बताइए कि ये जो इस वक्त आप लोगों ने तरीका अपना लिया है, क्या इससे आपको फायदा हो पाएगा? उम्मीद है कि जो वोट बैंक शायद आप लोगों से छिटक रहा था वो वापस आएगा आप लोगों के पास। बाहर नहीं निकलते थे बच्चे। देखिए हिमांशु जी, आज जो सौरभ भाई हिमांशु जी जो आज इस दुनिया में नहीं है उसकी चर्चा हम ना करके आज की तारीख में सरकार द्वारा पोषित जितने माफिया फल फूल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, मैं तो फिर बोल रहा हूं उसकी चर्चा नहीं है। मैं बोल रहा हूं चर्चा इस बात की है, चर्चा इस बात की है कि ये जो सिंपैथी कार्ड चल रहा है, क्यों नहीं जुटा पा रहे? मैं रंजन साहब उनका नाम लेने के लिए, अरे दीपक जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिंपैथी कार्ड वाला मामला चल रहा है इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? जो खत्म करिए ना, चर्चा बंद करिए। आप जो नए लोग आके अरे आप लोग फल फूट रहे हैं, तो आप लोग सुनिए, आप लोग जब मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि माफिया मत बोलो, है ना? आप तो इस पर चर्चा भी नहीं हो। माफिया फल फूल रहे हैं, आप उनको माफिया बोल के दिखाओ। जो माफिया फल फूल रहे हैं आप नाम क्या उनके ऊपर धाराएं कम है? सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप खुलकर बोलिए ना। अपने फायदे के लिए अरे के शर्मा कह रहे हैं कि माफिया कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक आम इंसान, आपको आम इंसान और माफिया में फर्क पता है? जनता उसको मसीहा मानती है, जनता या फिर समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर समाजवादी पार्टी के लिए हर माफिया आम इंसान है? सब लोग नहीं। सौरभ भाई एक मिनट, सौरभ भाई और शर्मा जी को ऑडियो एक मिनट प्लीज मेरे को बस दीपक रंजन जी, दीपक भाई एक मिनट सुनिए, दीपक भाई सुनिए, शर्मा जी एक मिनट प्लीज, उनका नाम लेने से पीछे क्यों हट रही है? दीपक रंजन साहब मेरे को ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के लिए हर माफिया एक आम इंसान है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक आम इंसान था, माफिया नहीं कहना चाहिए? आम इंसान के मतलब यह है कि जिसकी न्यायिक अभिरक्षा में जिसकी जो है तो उसकी जांच हो रही है, जैसे आम इंसान की होती है वैसे उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन ये बताइए जो आप लोगों की तरफ से एक सिंपैथी कार्ड बनाया जा रहा है उसका क्या? तो कोई सिंपैथी कार्ड नहीं। सौरभ द्विवेदी से पूछिए ना कि इतने सारे माफियाओं के नाम लिया इन्होंने जो सरकार द्वारा संरक्षित, मुझे आप बताइए उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? यानी आपका स्टैंड क्लियर है मुख्तार माफिया था? आपका स्टैंड क्लियर है? आपका स्टैंड क्लियर है मुख्तार माफिया था? दीपक भाई आपका चैनल भाई जिसके ऊपर केसेस थे और जुडिशियल कस्टडी में जिसकी सब जुडिसाइज तक जिसका केस है, उसको आप अपना नजरिया बताइए, आप अपना नजरिया बताइए, क्या मुख्तार की तारीफ पर आप लोग वोट बचा लेंगे? जो देखिए जो चला गया, जो दुनिया में नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो आज की तारीख में, अरे लेकिन उसी को लेकर तो आप लोग माहौल बना रहे हैं, विपक्ष उसी को लेकर तो माहौल बना रहा है, क्या माहौल नहीं बनाया जा रहा विपक्ष के लिए? उनका नाम रिटायर्ड डीजीपी साहब, जिनका मैं शुरू से सम्मान करता चला रहा हूँ, आदरणीय विक्रम सिंह साहब का, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो सरकार द्वारा फल फूल रहे हैं, इसी तरीके से फलते फूलते रहेंगे वो। जी बोलना चाह रहे हैं सर, बहुत जल्दी से बोल दीजिए, 20 सेकंड है। विक्रम सिंह जी प्लीज। हिमांशु जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर, लेकिन आपने विषय परिवर्तन किया है। माफिया जिसके पहले सबसे पहले आक्रमण किया जाता है शासन प्रशासन का, जो क्रियाशील हो, जिससे सत्ता पक्ष लाभान्वित हो रहा हो, सबसे पहले चोट उस पे की जाती है। आप जंगल में जा रहे, पहले शेर और चीते को निपटेंगे या पहले केचुए कॉकरोच को निपटेंगे? समाजवादी पार्टी शायद नहीं समझ पा रही है, समाजवादी पार्टी अभी भी एक अलग महिमा मंडन करने में जुटी हुई है, न जाने कैसा उदाहरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। समझना चाहिए एक आम इंसान और माफिया में क्या अंतर होता है और एक माफिया और मसीहा में क्या अंतर होता है, ये बात समझनी होगी समाजवादी पार्टी।